दोस्तों, अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की फाउंडेशंस को मजबूत करना चाहते हैं और अभी से तैयारी करना चाहते हैं ताकि हजारों आ रही वैकेंसी में जो करोड़ों के बीच आपका कंपटीशन है वो एक बढ़िया तरीके से आप उसमें एक नौकरी ले पाइए, तो एमडी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ चुका है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स जिसका नाम है वंदे भारत बैच। आपको लगातार इंतजार था कि सर एमडी क्लासेस का कोर्स कब आएगा, क्योंकि लगातार एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करेंगे, सीबीटी 2 की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, जबरदस्त सफलता मिला और रेलवे में एक विश्वसनीय नाम आपके सामने होकर आया। वंदे भारत बैच की जो क्लासेस होंगी वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ध्यान से सुनेगा कि हम कैसे जुड़ पाएंगे वंदे भारत बैच से और दिवाली के एक शानदार डिस्काउंट पे। तो आपके पास दिवाली के ऑफर पे भी आपको ये चीजें जुड़ने का बहुत शानदार मौका मिल रहा है। आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जिसके नीचे भी एमडी क्लासेस लिखा है। यही ऐप आपके पास ओरिजिनल है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जब ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा। आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब चीजें डाल के खुद को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और इस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके पास पेड कोर्सेज में पहला ही कोर्स आपको एएलपी का देखने को मिल जाएगा। आप इसमें बिना कुछ किए बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आपके पास ये ऑफर में 399 में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी अभी जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस तो 1 नवंबर में शुरू होगा, तो अभी कोई क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से शुरू होगी तो आपके पास क्लासेस पर्टिकुलर चलेंगी। टेलीग्राम अभी आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद, जहां पे आप आपस में कई सारी बातें, कई सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। तो अभी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं एक शानदार डिस्काउंट के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है ना, तो आपके पास जो नंबर्स दिए जा रहे हैं इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा ताकि दिवाली के इस ऑफर में अपने आप को तैयारी के एक रंग में रखिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज। तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, 52 सेकंड। लेकिन कुछ बेसिक बातें समझिए। हम शुरुआत तो हल्के प्रश्न से ही होगी ना। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि जब इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ तो इसका शीर्षक क्या था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम था दोस्तों? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हां, तो इसको आपको याद रखना है कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। क्या जब इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ था जनगण मन अधिनायक जय हे का अंग्रेजी में जब अनुवाद हुआ तो उसका क्या नाम रखा गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम रखा गया। इसके बाद देखेंगे आप कि जो भारतीय राष्ट्रीय गान है दोस्तों, इसको एग्जैक्टली 24 जनवरी को 1950 में एक्सेप्ट किया गया था एज अ ऑफिशियल। ठीक है भैया, एज ऑफिशियल। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्सेप्ट कब किया गया ये भी याद रखेंगे। हालांकि इसी दिन को राष्ट्रगीत को भी एक्सेप्ट किया गया था। और आप जानते हैं कि ये किस बुक में मिलता है दोस्तों? तो ये गीतांजलि में मिलता है। गीतांजलि जिसके लेखक कौन है दोस्तों? जिसके लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसी बुक के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। जी हाँ दोस्तों, कब? 1913 में। तो ये देखिए, भारतीय मूल के प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री कौन दोस्तों? भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड कितने दिन बिताए? जी हां, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बताएगा भाई? अरे वाह भाई, शानदार भाई प्रियम। अरे गजब गजब, शानदार। विश्वास नहीं होता कि इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे लोग सही दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से। मुझे खुशी है कि मैं इतने अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिनका लेवल बहुत बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी और किससे जुड़ी थी दोस्तों? अमेरिका की। ये अमेरिकन नागरिकता इनके पास थी और नासा के मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में गई दोस्तों। नासा आप जानते हैं कि 1958 में नासा की स्थापना हुई और वॉशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है। कहां पर हेड ऑफिस है? वॉशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है। भारत में भारत रत्न तथा पद्म विभूषण। चलिए भाई, तो देखा जाए जब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा जाए देखिए, जब सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पूछा जाए तो क्या होता है कि सामान्यतः अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बताते हैं परमवीर चक्र, लेकिन शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या होता है? अशोक चक्र होता है। अच्छा, अब एक चीज यहां पर यह भी समझिए कि कई बार सवाल यह पूछा जाता है कि ये पुरस्कार जो हैं इनका सृजन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो याद रखेंगे कि इन पुरस्कारों का सृजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। ठीक है भैया, आर्टिकल 18 के तहत किया गया है। आपको बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मौखिक पोलियो टीका कब पेश किया था? पोलियो का टीका दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। बाकी तो आप जानते हैं कि भाई सबसे पहले पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? तो पोलियो का टीका सबसे पहले किसने बनाया था दोस्तों? तो जॉन्स सॉल्क ने पोलियो का टीका बनाया था। जी हां, और अगर आपसे कहा जाए क्या भैया रेबिस का टीका किसने बनाया था? तो रेबिस का टीका बनाया था लुई पास्चर ने। किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था दोस्तों। जी हां, लुई पास्चर ने विकसित किया था। और अगर आपसे कहा जाए किसका टीका भैया?
याद करिए, एक आपका आता है किसका, चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने बनाया था तो भैया एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके संस्थापक कौन है दोस्तों, आधार पूनावाला। कौन है संस्थापक इसके, आधार पूनावाला। तो आधार पूनावाला जो है दोस्तों, अब पूनावाला है तो सीरम इंस्टीट्यूट है कहां पर दोस्तों, पुणे है। कहां पर है, पुणे में। तो आप देखेंगे इसकी है ना भाई 2013 इसका आंसर है। अरे वाह भाई प्रियम, शानदार शानदार, गजब भाई, दिल खुश, एकदम दिल खुश कर देता। देखो एक बात और बता दें कि ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर एक कोरोना वैक्सीन भी बनाई जिसका नाम है दोस्तों कोविशील्ड। क्या है, कोविशील्ड। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट जो कि दोस्तों पुणे में स्थित है। कहां पर स्थित है, हाँ, कहां पर स्थित है, तो कोविशील्ड जो कि है ना, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बनाया गया था। हालांकि अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया, फर्स्ट कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया, तो अगर फर्स्ट कोविड वैक्सीन ऑफ इंडिया पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आपका आंसर दोस्तों होना चाहिए क्या, आपका आंसर होना चाहिए क्या दोस्तों, आपका आंसर होना चाहिए कोवैक्सीन। क्या होना चाहिए, कोवैक्सीन आंसर होना चाहिए। और कोवैक्सीन को किसने बनाया था दोस्तों, तो इसको बनाया था भारत बायोटेक ने। किसने दोस्तों, भारत बायोटेक ने। किसके साथ मिलकर, भारत बायोटेक ने इसको बनाया था ICMR के साथ मिलकर। ठीक है भैया, किसके साथ मिलकर, ICMR के साथ मिलकर। ठीक है, तो यह भारत की पहली कोरोना वैक्सीन थी। चलिए, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था। जी हां दोस्तों, वैसे तो याद करिए कि भारत ने, अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो टोटल कितने मेडल जीते हैं अभी तक, तो टोटल मेडल जीते हैं दोस्तों कितने, 12। टोटल 12 जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल कितने हैं दोस्तों, 8 हैं, है ना, 8 हैं। और सिल्वर मेडल कितना है, केवल 1 है दोस्तों। और ब्रॉन्ज मेडल कितना है, 3 है। ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं, 3 है। अब जरा एक चीज का और ध्यान देंगे, वो ये दोस्तों कि अगर हम बात कर रहे हैं मेडल्स की, तो भारत ने हॉकी में पहला गोल्ड कब जीता था, तो ओवरऑल पहला गोल्ड जीता था 1928 में। ठीक है, और आजाद भारत का पहला गोल्ड, वाह वाह भाई, शिवेश्वर अरुण राम, शानदार शानदार। ठीक है भैया, हाँ भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 19, भाई देखिए ऐसे समझिए कि वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ। वर्ष 1947 में हमने अंग्रेजों को अपने देश से भगा दिया। और ये दोस्तों 1948 में उन्हीं के घर में घुसकर लंदन में उन्हीं को हराकर, किसको हराया था हमने, इसमें इंग्लैंड को हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये भी है कि उन्हीं के घर में घुसे, उन्हीं को हराया और गोल्ड मेडल जीत कर लौट कर आए दोस्तों, शानदार तरीके से। ये रहा, भारत में पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि पहली सेंसस, देखिए जब हम कहते हैं फर्स्ट सेंसस, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट सेंसस अगर आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल पहली सेंसस पूरी दुनिया में पहली सेंसस कहां पर हुई थी, तो ये दोस्तों हुई थी स्वीडन में। कहां पर हुई थी, स्वीडन में हुई थी 1749 में, है ना। और पहली दशकीय जनगणना पूरी दुनिया में कहां पर हुई थी, तो पहली दशकीय जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये अमेरिका में हुई थी। भारत की बात करें तो भारत में अगर आप देखेंगे तो दो चीजें हैं कि ओवरऑल, एक तो नॉर्मली कहा जाए फर्स्ट बताओ और दूसरा कहा जाए फर्स्ट रेगुलर बताओ। ठीक है, जैसे यहां पर पूछा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर होगा। ये हुई थी कब, ये हुई थी दोस्तों 1872 में, और ये वाली हुई थी 1881 में। ये वाली गवर्नर जनरल मेयो के समय में हुई थी और ये वाली गवर्नर जनरल रिपन के समय में हुई थी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, 1881। ठीक है, अभी तक जो जनगणनाएं हुई हैं टोटल कितनी हुई हैं, अभी तक 15 हो चुकी हैं। ठीक है, चलिए कौन बताएगा, एकदम शानदार भाई, आकर्षण, प्रथमेश, रूपेश। हाँ देखिए, कार्य के लिए राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई। राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत बताना है दोस्तों। और याद करिए, आपको इसमें बहुत सारी चीजें हमने बताई हैं, जैसे भोजन की गारंटी देने वाला दुनिया का पहला देश, भोजन की गारंटी दोस्तों, जी हाँ, भोजन की गारंटी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट नेशन जिसने पूरी दुनिया में अपने नागरिकों को भोजन की गारंटी देने वाला पहला देश कौन है, इंडिया है दोस्तों। इसके बाद एक हमने आपको बताया था फूड एंड सिक्योरिटी बिल। क्या दोस्तों, फूड एंड सिक्योरिटी बिल आपको बता चुके हैं। और फूड एंड सिक्योरिटी बिल जो होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में कहते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पास हुआ था, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पास हुआ था। हालांकि 2013 में ही लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी पास
पास हुआ था, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भी पास हुआ था दोस्तों। और आप देखिए फिलहाल हम वापस लौटते हैं इस पर, और इसका राइट आंसर क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम 2004 में। कब दोस्तों, एकदम भाई राहुल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट भाई राहुल। चलो अब जरा ध्यान दो, एक बात और बता दें कि जब हम खाद्य कार्यक्रम की बात कर ही रहे हैं तो क्या मिड डे मील की भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मिड डे मील योजना, जो मिड डे मील योजना है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं मध्याह्न भोजन योजना। क्या कहा जाता है, मध्याह्न भोजन योजना इसको कहा जाता है। मध्याह्न भोजन योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया था कब, 1995 में दोस्तों। इसका नाम क्या हो गया है, नेम इसका जो है चेंज हो गया है, और इसका नया नाम क्या हो गया है, पीएम पोषण मिशन हो गया है। क्या हो गया है, पीएम पोषण मिशन हो गया है। और इसे कितने सालों के लिए पीएम पोषण मिशन को रखा गया है, तो 5 सालों के लिए। और ये 5 साल क्या है, ये 5 साल हैं 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, 2025-26 तक। ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया यादव जी। चलिए बताइए दोस्तों, शानदार सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ओ भाई देखिएगा दोस्तों, आप जानते हैं एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, और एक आपने पढ़ा होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इन दोनों से ही आपके एनटीपीसी के पेपर में यहां से सवाल पूछा गया था। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दो चीजें हैं, एक तो इसकी स्थापना कब हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार की, और दूसरी चीज ये है कि पहली बार कब दिया गया, पहली बार कब दिया गया। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, पहली बार कब दिया गया, पहली बार दिया गया, तो दोनों ही मामले हैं। और इसी प्रकार से साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो इसमें भी यही है कि स्थापना कब हुई, एनटीपीसी में स्थापना ही पूछा था, और पहली बार कब दिया गया। तो दोनों ही जान लीजिए एक साथ, क्योंकि बहुत जबरदस्त सवाल है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं। अरे वाह भाई यारोद, शानदार वैश्वेश्वर, ओहो। तो स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 1961 में, और पहली बार दिया गया था 1965 में। इसी प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और पहली बार दिया गया था 1955 में। इसका मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार बाद में आया, पहले क्या आया, पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ। ठीक है भैया आकर्षण, बिल्कुल। चलिए तो राइट आंसर मिल गया 1961। 1961 में और क्या हुआ था याद करिए, 1961 में इंटरनेशनल मैरीटाइम, सॉरी 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। और एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां पर स्थित है याद करिए, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों लंदन में स्थित है। कहां पर, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां पर है, लंदन में स्थित है। 1961 में ही स्थापना हुई थी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हाँ हाँ, तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कौन बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई रामजी शंकर कुरूप को सबसे पहले दिया गया था ज्ञानपीठ। देखिए अब यहां पर सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा गैट, और याद करिए गैट का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो क्या होता है, जनरल अग्रीमेंट। क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो जनरल अग्रीमेंट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये साइन हुआ था दोस्तों वर्ष 1947 में, और वर्ष 1948 में ये लागू हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि वर्ष 1994 में एक समझौता होता है जिसको मराकेश समझौते के नाम से जाना जाता है। जो मराकेश समझौता होता है दोस्तों, ये समझौता जानते हैं कहां पर हुआ था, ये अफ्रीका में हुआ था। किस देश में, मोरक्को में हुआ था। कहां पर, मोरक्को में हुआ था। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, WTO की स्थापना हो गई, जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। और इसका 164वां सदस्य कौन है दोस्तों, 164वां सदस्य इसका बना अफगानिस्तान। ठीक है भैया, कौन बना, अफगानिस्तान बना। और इसमें एनटीपीसी में क्या क्वेश्चन आया था कि इसकी हेड कौन है, नागोजी ओकोंजो इवेला, नागोजी है ना भैया, नागोजी ओकोंजो इवेला किस देश की रहने वाली है, नागोजी ओकोंजो इवेला किस देश की रहने वाली है दोस्तों, तो ये जो है आप देखेंगे नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, और फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं, फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल भी और ओवरऑल भी, है ना भाई। हाँ हाँ शानदार भाई राम, एकदम भाई प्रेम, जबरदस्त भाई सोमनाथ। चलिए नाइजीरिया दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा, हाँ चाची ठीक है, तो नाइजीरिया जो है यह अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। चलिए तिब्बती आध्यात्मिक गुरु, जी हाँ दोस्तों, तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक शरण की मांग की थी, फटाफट बताएंगे जबरदस्त तरीके से। हाँ पाम कंट्री भैया हृदयांश, बिल्कुल ये नाम काहे से रखते हैं, बस मुंह से जो निकल गया रख देते हैं। चलिए बताइए फटाफट, जबरदस्त सवाल है भाई। हाँ हाँ हाँ, अरे अभी तक तो आंसर किसी का सही नहीं आया।
अभी तक तो किसी का भी आंसर सही नहीं आया। राइट आंसर है 1959। जी हाँ दोस्तों, 1959 याद करिए कि 1959 में ही हमने क्या करा था, पंचायत राज स्टार्ट किया था कि नहीं, पंचायत राज स्टार्ट किया था 1959 में हमने, ठीक है। एग्जैक्टली 2 अक्टूबर के दिन, कहां से, नागौर से। तो याद करके थोड़ा सा जोड़ के याद रखने के लिए बता रहे हैं, बाकी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दलाई लामा भारत में कहाँ रहते हैं, तो दलाई लामा भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। दलाई लामा जो है हिमाचल प्रदेश के कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये रहा दोस्तों अगला सवाल, बॉम्बे अब मुंबई में किस वर्ष गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी। तो दोस्तों एक चीज समझिएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में डिफरेंस आपको समझकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से सवाल तो आते ही हैं, है ना भाई, सवाल आते ही हैं, ठीक। तो एक चीज समझिए, 1913 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1924 तक इसका निर्माण चला है ना। और देखिए ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है आप देख रहे हैं कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और इसके डिजाइनर कौन थे दोस्तों, तो इसके डिजाइन करता या वास्तुकार कौन थे, तो जॉर्ज विटेट थे। कौन थे, जॉर्ज विटेट थे। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और देखिएगा भारत का प्रवेश द्वार तो इसको कहते ही कहते हैं। अब यह है कि किस उपलक्ष्य में बनाया गया है, तो याद रखेंगे 1911 में जॉर्ज पंचम, 1911 में जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी के आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया गया है, आगमन के उपलक्ष्य में बनवाया गया है। अब आप सोचेंगे कि सर जी, आप क्या सोचेंगे, आपके दिमाग में यह आएगा कि जॉर्ज पंचम जो दिल्ली दरबार में 1911 में आए थे, ठीक है, वो 1911 में आए थे और इसका निर्माण तो 13 में शुरू हुआ। तो जब 1911 में आए थे तो जैसे एक तंबू टाइप का नहीं होता है कि लगा दिया कि भैया ये गेटवे ऑफ इंडिया है, यहां से जॉर्ज पंचम की भारत में एंट्री होगी, उनका सम्मान होगा, उनका वेलकम होगा, और आगे चलकर उसी को गेटवे ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया गया। अच्छा, ये तो गेटवे ऑफ इंडिया है। अब जरा इंडिया गेट भी जान लो कि जब इंडिया गेट की हम बात करते हैं तो देखिए इंडिया गेट में क्या समझना है, इंडिया गेट में यह समझना है कि इसका निर्माण 13 में शुरू हुआ था, इसका निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 तक चला। समझ रहे हैं, 1921 में शुरू हुआ, 1931 तक चला, ठीक है। ये आपका मुंबई में स्थित है, ये कहां पर स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। डिफरेंस देखते चलिए, इसके डिजाइनर कौन थे, जॉर्ज विटेट थे। इसके कौन थे, तो इसके एडविन लुटियंस थे। कौन थे, एडविन लुटियंस थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट हाउस की भी डिजाइन बनाई है, ठीक है भैया। इसको बनाया गया है जॉर्ज पंचम और रानी मैरी के सम्मान में, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ भैया विनय बाबू, ये अच्छा काम बताया। नवरत्न कंपनी को याद करने की ट्रिक बता दें, नवरत्न कंपनी नहीं याद करनी, केवल महारत्न याद कर लो, उससे क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। अब पहले महारत्न याद करो 10 11, फिर उसके बाद नवरत्न याद करो 13, फिर उसके बाद पता चला मिनी रत्न भी याद कर रहे होगे 73 हैं, फिर तो यही होगा। फिर देखो यहां पर समझिए क्या है, इसको किस याद में बनवाया गया है, तो समझिए 2 चीजें हैं इस मामले में, ठीक है। इसमें हालांकि मुख्य रूप से क्या है, प्रथम एंग्लो अफगान वॉर, है ना, एंग्लो अफगान वॉर में, प्रथम नहीं, एंग्लो अफगान वॉर, एक तो एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, एंग्लो अफगान वॉर कह लीजिए, और दूसरा कह लीजिए क्या, दूसरा जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो एंग्लो अफगान वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में, शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनवाया जाता, भारतीय सैनिकों की याद में, ठीक है भैया। चलिए, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है भैया। हाँ, अच्छा भैया विनय, तो महारत्न कंपनी का बता चुके हैं, अभी फिर बताएंगे तो बाकी लोग भाग जाएंगे, है ना, क्योंकि बाकी लोगों को लगेगा ओ भाई कितनी बार बताओगे महारत्न। परसों वाला एसएससी का क्लास देख लो, उसमें बताया है, ठीक है भैया विनय। परसों वाली रात को जो 9 बजे एसएससी क्लास पढ़ाई थी, उसमें महारत्न कंपनी की ट्रिक बताई थी, उसको देख लो, ठीक है। प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन आपको बताना है मुंबई का, इसका निर्माण कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। तो भैया ये जो विक्टोरिया टर्मिनस है, आपको बता दें कि भाई जो पहली ट्रेन चली थी वो यहीं से चली थी। जी हाँ, पहली ट्रेन चली थी तो यहीं से चली थी। याद करिए पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी ना। लेकिन यह है कि तब इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहते नहीं थे। फर्क इतना है कि तब इसको विक्टोरिया टर्मिनस नहीं कहते थे। दिलकुश, विकास, प्रियम, शानदार वही युक्ति, एकदम जबरदस्त आंसर दिया है। और मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो अब देखो ये तो ठीक है, वो तो आप जानते हो पहली ट्रेन वगैरह बारे में। अब विक्टोरिया टर्मिनस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक रेलवे स्टेशन है जो बाहर से
चर्च जैसा दिखता है, ये सवाल पूछा जाता है कि बाहर से चर्च जैसा, है ना, चर्च जैसा दिखता है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो याद रखेंगे बाहर से ये चर्च जैसा दिखता है। और अगली बात ये ध्यान देने वाली है ना, क्या ध्यान देने वाली है भैया, कि ये जो आपका है इसका अब नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे भाई। हाँ, मुंबई अटैक, बिल्कुल। अब देखिए क्या है मामला, मामला ये है कि समझिए कि अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत। ठीक है भैया। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन में एक ही सदस्य होता था, उसको चाहे आप इलेक्शन कमिश्नर कह लो और चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह लो। कब तक? 1989 तक। कब तक दोस्तों? 1989 तक। तो 1989 तक भारत के इलेक्शन कमीशन में एक ही सदस्य होता था, उसको चाहे इलेक्शन कमिश्नर कहो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहो। ठीक है भैया। तो 1989 में पहली बार यहां पर क्या हुआ, पहली बार इलेक्शन कमीशन बहुसदस्यीय बनाया गया और आज भी बहुसदस्यीय है। आज भी अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में क्या स्थिति है, तो वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं, तो वर्तमान में याद रखिएगा कि क्या होता है, वर्तमान में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, हाँ, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो कुल मिलाकर 3। और 1989 में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था। 1989 में ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। 1989 में ही FATF की स्थापना हुई थी। ठीक है भैया, जी हाँ। और 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन करके जो वोट देने की उम्र सीमा है उसको 18 से 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग में पहले, अच्छा ये तो वही सेम क्वेश्चन है। तो खैर ये जो हम आपको बता रहे थे कि यहां पर FATF की स्थापना हुई जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है, पेरिस में स्थित है। ठीक है, 1989 में क्या हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था जिससे मतदान की उम्र सीमा को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष किया गया। किसको? मताधिकार की उम्र सीमा को। ठीक है, और 1989 में ही हमने क्या बताया कि पहला विश्व जनसंख्या दिवस इसी वर्ष मनाया गया था और वो आप जानते हैं कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 1989 में ही अंबेडकर जी को, ठीक है, अंबेडकर जी को क्या मिला था भैया, तो अंबेडकर जी को भारत रत्न मिला था। ठीक है भैया, भारत रत्न मिला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, देखा जाए शानदार तरीके से, है ना। हाँ, FATF अभी कौन कौन है, FATF में कौन कौन है, तो पाकिस्तान निकल गया है ये जानो। दूसरा, उत्तर कोरिया अभी भी घुसा है, ईरान अभी भी घुसा है, UAE अभी भी घुसा है। ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है, हाँ, क्या मिला था। चलो, सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सभी को पता है, वर्ष 1921। ठीक है, महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्ष है जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई। जनसंख्या बढ़ने के बजाय क्या हो गई दोस्तों, घट गई। यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों याद करिए, इसका फुल फॉर्म अभी आपके रेलवे के पेपर में पूछा था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, है ना, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक तो इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, पेपर में आते हैं सवाल। दूसरी बात कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। हेड ऑफिस कहां पर स्थित है, न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस स्थित है। और न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ UNO का हेड ऑफिस भी स्थित है। ठीक है, और न्यूयॉर्क आप जानते हैं कि हडसन नदी के किनारे है। ठीक है, और हडसन नदी के किनारे है और किस द्वीप पर स्थित है, तो मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर मुख्यतः यह स्थित है। ठीक है भाई, और यहीं पर स्थित है क्या, यहीं पर स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहीं पर है, जो कि फ्रांस के द्वारा अमेरिका को गिफ्ट की गई थी। ठीक भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई साहब, यार दिलीप, हाँ, सीजल का क्लास 3 अक्टूबर से, नहीं, सीजल का क्लास तो अभी शुरू हो जाएगा 26 अक्टूबर से ही, है ना। और फाउंडेशन बैचेस का क्लास 3 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है भैया दिलीप, चलो। हाँ, ALP का फॉर्म कब भरा जाएगा, जब वैकेंसी आएगी।
वैकेंसी आने तो अगले महीने आ जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं भाई युक्ति? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल भैया, एनटीपीसी लवर बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, जरा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। दो ही है, एक कौन सा है? एक है दोस्तों लेह और दूसरा कौन सा है? कारगिल। तो एक है लेह और दूसरा है कारगिल। अब आप कहोगे गुरुजी राजधानी, तो राजधानी लेह है। क्या है? राजधानी लेह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई देखिए, क्या नहीं है? अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एसएससी की तीनों क्लास देख लो, उसमें मिलेगा, बताया है। तुम्हें नहीं मिल रहा है कैसे? राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था भैया? विनय बताओ, फटाफट बताओ, चलिए फटाफट बताइए, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण दोस्तों कब पूरा हुआ था? देखिए राष्ट्रपति भवन भी आप जानते हैं कि एडविन लुटियंस ने ही इसकी डिजाइन बनाई है, और एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन के साथ साथ नई दिल्ली का भी वास्तुकार इसको माना जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया का तो माना ही जाता है। ठीक है भैया, तो दोनों ही समझ के चलना है। पता नहीं कौन सा पेपर में क्वेश्चन कब आ जाए, तो आपको समझ के चलना ही है जबरदस्त तरीके से। ठीक है भैया, चलिए तो आगे बढ़ा जाए भाई। सवाल है कि प्रथम, हाँ और एक बात ये भी है कि कई बार इस तरह से जो क्वेश्चन आता है तो एक पूछा जाता है कि किसके हिल्स है ना, कहां पर स्थित है? तो रायसीना हिल्स के अवशेषों पर। जो रायसीना हिल्स के अवशेष, कहने का मतलब समझ रहे हैं? कहने का मतलब दोस्तों यहां पर यह है कि क्या होता है कि जो अरावली पहाड़ी है, अरावली को दिल्ली में रायसीना कहते हैं। अरावली को दिल्ली में क्या कहा जाता है? अरावली को दोस्तों दिल्ली में रायसीना कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा है ना, रायसीना कहते हैं, ये थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। तो अरावली पहाड़ी का जो अवशेष दिल्ली में है उसको रायसीना कहते हैं। उसी को काट कर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, जो भारत का सबसे बड़ा एक तरह से क्या है, हाँ मतलब समझ लीजिए हाउस है। ठीक है भैया, हाँ भैया बहुत अच्छा किया भैया जितेंद्र। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की बात करें, उसके बाद आपको बात करते हैं, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। और एक होता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ठीक है, 1900 कब हुई थी भैया? 1926 में हुई थी। तो 1926 में जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन स्थापित हुआ था, जिसका हेड ऑफिस कहां पर स्थित है? लंदन में स्थित है। और इस समय इसमें सदस्य देशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो अब इसमें सदस्य देश हो गए हैं 56। दो नए सदस्य अभी अभी आए हैं, और दो नए सदस्य कौन कौन से हैं? तो एक है आपका टोगो और दूसरा है घाना। ये दो नए सदस्य शामिल हुए हैं। ठीक है, क्रमशः। ठीक है, 53वां और 55वां और 56वां। लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये पहला 1930 में हुआ था। कहां पर? हैमिल्टन में हुआ था। और हैमिल्टन कहां पड़ता है दोस्तों? कनाडा में पड़ता है। कहां पर? कनाडा में पड़ता है। कॉमनवेल्थ ऑफ गेम्स की बात करते हैं तो 2022 में अभी कहां चल रहा है? बर्मिंघम में चल रहा है। कहां पर? बर्मिंघम में। बर्मिंघम इंग्लैंड में चल रहा है ये। और अगला कहां पर होगा? अगला विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2026 में कहां होगा ये? तो 2026 में होगा विक्टोरिया। विक्टोरिया कहां पड़ता है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। पिछला वाला कहां पर हुआ था? वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, सवाल जबरदस्त है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, काहे नहीं लाभदायक रहेगा भैया? वैसे सीजीएल ने तुम्हें ऑफर क्या दिया हम समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कनाडा हैमिल्टन, कनाडा नहीं कनाडा। हाँ, 12 महारत्न कंपनी हो गई है। हाँ वही तो देखो, वही तो कौन समझाए। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? बताओ भैया, गजब का सवाल है। लालचंद उस्ताद भाई, लालचंद उस्ताद। इसको बनाया किसने था? तो इसके डिजाइनर कौन थे? लालचंद उस्ताद। कौन थे? लालचंद उस्ताद ने इसकी डिजाइन बनाई थी। और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं। और ये कहां पर? हवा महल तो आप जानते हैं जयपुर में है। और जयपुर, वही जयपुर दोस्तों, क्या जयपुर क्या दिल्ली। जयपुर पिंक सिटी जिसको कहते हैं भैया वहाब। और याद रखो जयपुर में, याद है ना, जयपुर में स्थित है क्या? गांधीनगर रेलवे स्टेशन। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन को निश्चित रूप से याद रखना है। क्यों? क्योंकि दो कारण हमने बताए हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे। एक तो क्या है? पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। पहला पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है। ठीक है भैया, एक तो ये हमने आपको पहले ही बताया था। और दूसरा बताया था कि सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सेकंड वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन इन इंडिया आफ्टर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन विच इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, है ना भैया? हाँ,
क्या करोगे पवन बाबू? देखो जीके जीएस नहीं आती है तो सिंपल सा इलाज है कि थोड़ा समय निकालो, कंसंट्रेशन लगाओ, फोकस करो और वीके का जीके पढ़ो। और अब तो थियरी पढ़ने के लिए जबरदस्त तरीके से जीके जीएस का फाउंडेशन बैच भी आ गया है। तो फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 3 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी जीके जीएस फाउंडेशन की और अन्य सभी फाउंडेशन की। तो बिल्कुल आप में से जिनको भी लगता है कि बेसिक टू एडवांस लेवल का पूरा अच्छे से जीके जीएस कवर करना चाहिए, उनको जरूर लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कवर होगा आपका जीके जीएस, वो आप चाहे रेलवे दो, चाहे एसएससी दो, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दो, और हाँ पीसीएस प्रीलिम्स तक कोई दिक्कत हो जाए तो बताना फिर, ठीक है। हाँ उसमें सारे सब्जेक्ट जीके जीएस में मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट जीके जीएस के, ठीक है। हाँ हाँ भैया चल, तो देखो भैया क्या है कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था? विनय बाबू तुम यार क्लास ध्यान से देख लो मित्र, मिल जाएगा। मैं इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है कि मुझे याद ना हो कि हमने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ठीक है भैया। हाँ चलिए, चलो फटाफट बता दीजिए भाई। सवाल है कि भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दोस्तों इसका नाम था प्रथमा बैंक। क्या नाम था इसका? इसका नाम था प्रथमा बैंक, ठीक है। क्या नाम था मित्रों? इसका नाम था प्रथमा बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। क्या बात है, क्या बात है, शानदार भाई। तो देखिए भैया दिलकुश, देखा जाए 1975 में और क्या हुआ तो याद करिए दोस्तों, 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ था और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दिया गया कि नहीं? 1975 में ही दोस्तों अगर आप देखेंगे तो थर्ड इमरजेंसी लगी थी भारत में। भारत में तीसरा आपातकाल कब लगा था? 1975 में लगा था। 1975 में ही आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी हुई थी। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी हुई थी, ठीक है भैया। तो चलो सवाल है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अभी जो है रेलवे ने इसका फुल फॉर्म पूछा था और आप जानते हैं कि हमने एकदम हौक के एक ही जगह पर बताया है कि देखो आरबीआई, सारा बता देते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो भैया 1955 में हुई, ठीक है। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई, ठीक है। एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में हुई। अब आएगा नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में हुई, ठीक है। इसके बाद देखिए सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में हुई, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्यों बता रहे हैं? ये सारा कुछ इसलिए क्योंकि ये सब के सब कहां मिलेंगे आपको? ये सब के सब दोस्तों आपको मुंबई में मिलेंगे। कहां पर? मुंबई में मिलेंगे। और तो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ये भी 1992 में हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? 1875 में हुई। और ये सब के सब कहां पर हैं? ये सब के सब मुंबई में है, ठीक है। तो ये वीके का जीके का जादू है, वीके का जीके का जादू है दोस्तों। एक ही जगह पर छाप डालो, नोट कर डालो और याद कर डालो। हाँ एकदम भैया दीपक, रिलायंस की स्थापना 1973 में। अरे ऐसे तो बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 75 में हुई, एप्पल की स्थापना 76 में हुई, रिलायंस की स्थापना 1973 में हुई, है ना। उसके बाद आपका जो ये है WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब, 1989 में आया। अमेजन 1994 में आया। गूगल 1998 में आया। फेसबुक 2004 में आया। यूट्यूब 2005 में आया। ट्विटर 2006 में आया। व्हाट्सएप 2009 में आया। इंस्टाग्राम 2010 में आया। पेटीएम भी 2010 में आया, है ना भैया। ठीक है, सब याद हो जाएगा यार। जब हमको याद हो गया तुमको नहीं याद होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ इंपीरियल बैंक को एसबीआई नाम दिया गया। खैर इसका आंसर समझ में आ ही गया होगा, 1982, ठीक है भैया। चलो हाँ बिल्कुल, योजना आयोग 1950 में आया। सीएसओ 1951 में आया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी 1952 में आया। नीति आयोग 2015 में आया, ठीक है भैया। एमडी क्लासेस कब आया? भाई चलिए, रोवर्स कब कब शुरू हुआ? लो भाई, रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। रोना नहीं है, पढ़ना है। जब देखो बस रोने लगते हो, है ना। जब देखो तब रोने लगते हो, गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है, कैसे याद करें, हद है। अरे यार इंसान का जीवन है ना। इंसान का जन्म पाए हो, इस धरती पर आए हो तो कुछ करके जाना है ना, कुछ ठान के चलो, ठीक है। जीवन है ना, संघर्ष तो लगे रहते हैं। और ये रही बात याद बात करने की, तो बहुत छोटी चीज है कि ये याद नहीं हो रहा, वो नहीं याद हो रहा। कैसे नहीं याद हो रहा यार? हमारे पास तो इंसान ने दिमाग ही दिया है, भगवान ने जो दिमाग दिया है, जो हमको हमारे पास जो दिमाग है वही दिमाग तुम्हारे पास है। तो ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने दिमाग देते समय हमको ज्यादा दे दिया, तुमको कम दे दिया। तो जब हमको याद हो सकता है तो तुमको भी याद हो जाएगा, ठीक है भैया। नहीं याद नहीं, एक बात बताओ,
हम जो बात हम कह रहे हैं क्या गलत कह रहे हैं? क्या ऐसा है कि भगवान ने हमको दिमाग ज्यादा दिया है या आपको कम दिया है? नहीं, बराबर दिमाग दिया है। आपके पास जितना है उतना हमारे पास है। बस फर्क ये है कि हमने उसको इसमें शिद्दत से लगाया, याद करने में मेहनत करी, बस। एंटीना हमारे जैसा नहीं है। ठीक है, आओ फिर अगले महीने 9 तारीख को एंटीना ले जाओ। अगले महीने 9 तारीख को आओ लखनऊ, सब लोग एंटीना ले जाओ, क्या समस्या है? व्हाट्सएप को कब स्थापित किया गया? देखो अभी बताया था 2009 में। ठीक है, छापे कि छोड़ दें? चलो बता तो दिया, ये क्या फिर छापे? वही सार्क का सचिवालय कब? देखो ऐसा है, जैसे क्या होता है कि घेर घेर के याद करो। घेर घेर के मतलब समझ रहे हो? जैसे देखो यहाँ 2009 आ गया, कैसे नहीं याद होगा? नरेगा को मनरेगा कब बनाया गया? 2009 में, याद कर लो। आरटी है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ? 2009 में, याद कर लो। समझ रहे हो? जी हाँ, साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल करने का फैसला कब लिया गया? ब्रिक में शामिल करने का फैसला कब लिया गया? शामिल करने का फैसला कब लिया गया? तो भैया 2009 में लिया गया। समझ रहे हो? मतलब यह है कि याद करने का सिंपल जुगाड़ ये है कि आप जब भी कोई वर्ष मिले तो उसको दाएं बाएं ऊपर नीचे एकदम जबरदस्त तरीके से सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है भैया? हाँ, चलिए देखा जाए भैया। नहीं भैया दीपक, सबका अपना अपना स्थान है। ठीक है, उनकी अपनी काबिलियत है, हमारी अपनी काबिलियत है, वो अपनी जगह बेस्ट है और हम अपनी जगह अपने आप को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भैया, चलो सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है दोस्तों? कब स्थापित किया गया? आप देखो सार्क के, है ना, सार्क की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। होता है कि नहीं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें अंग्रेजी वालों को नहीं, हिंदी वालों को बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में लिख कर आता है क्या? दक्षेस। क्या लिख कर आता है ना भैया? दक्षेस। भैया वहां देखो, दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है भैया? युक्ति जी देखिए, तो दक्षेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1985 में। अब मामला क्या गड़बड़ होता है पता है? कि इसकी जो स्थापना हुई 1985 में वो ढाका में हुई थी। ठीक है, स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका में हुई थी। लेकिन इसका जो हेड ऑफिस है, जिसको सचिवालय यहां बोल रहे हैं, ये कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों काठमांडू में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये काठमांडू में स्थित है। तो ये दोनों में फर्क है। कहां पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। तो थोड़ा सा उसको समझकर चलेंगे। 1987 में जो सार्क का सचिवालय काठमांडू में बना, तो ये तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जरा ध्यान दो कि 1987 की जब बात करेंगे तो भैया इसी वर्ष दुनिया की जो पॉपुलेशन है, इसी वर्ष जो दुनिया की आबादी है वो कितनी हुई थी? इसी वर्ष दुनिया की आबादी 7 बिलियन हो गई थी। कब? 11 जुलाई को। इसीलिए हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार 1989 में मनाया गया था। 1987 में याद करिए क्या क्या हुआ था? सबसे पहले एक राज्य बना था मिजोरम। उसके बाद राज्य कौन सा बना था? आपका बना था अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश बना था 1987 में ही। और 1987 में ही फिर क्या बन गया था? गोवा बन गया था। तो क्या ये तीनों 1987 में नहीं बना? तो तीनों 1987 में बना, और ये भी 1987 में हुआ। और तो और 1987 में ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR की भी स्थापना हुई। ठीक है भैया? हाँ, अब देखिए, हाँ नहीं भैया, अरे भाई प्रियंका ऐसे नहीं बोलते, जाने दीजिए प्यार से, है ना। देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि मामला क्या है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम की स्थापना भी 1987 में हुई। इसमें आप देखेंगे तो टोटल 48 सदस्य हैं और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है। ठीक है भाई? नहीं देखिए भाई, अब ये मामला है क्लियर। काठमांडू, बाकी काठमांडू आप जानते हैं कि कौन सी नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे है दोस्तों। और यहां पर आप देखेंगे तो पशुपतिनाथ का मंदिर भी स्थित है, और बाकी तो हेड ऑफिस तो है ही पशुपतिनाथ का मंदिर। ठीक है, चले। अच्छा, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और बिम्स्टेक का हेड ऑफिस यहां पर स्थित है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई? क्या आपको पता है दोस्तों? ये ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। जी हाँ, ये शायद जानकारी बहुत कम लोगों को रही होगी। ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया, ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। ठीक है, ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। क्या? भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है भैया?
भाई देखिए सुमित जी ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा मित्र, बस शिद्दत से लगे रहिए, ठीक है। तो ईडन गार्डन जो कोलकाता में है, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, और ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, और इसकी स्थापना 1864 में कंप्लीट हो गई थी। अब देखो इसी प्रकार से सवाल आते हैं, जैसे आप देखो पूछा जाता है कि भाई ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कानपुर में है ग्रीन पार्क, ठीक है। वानखेड़े बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वानखेड़े भी याद रखेंगे। वानखेड़े तो बीसीसीआई का हेड ऑफिस है, मुंबई में स्थित है। कहां पर? मुंबई में स्थित है। जैसे एक फिरोज शाह कोटला पूछा जाता है, फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। यह नई दिल्ली में स्थित है आपका, कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है। बाकी आप जानते हैं कि यह सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम जरूर है, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहें तो हम आपको बता चुके हैं कि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। तो वो भी जरूरी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई चलिए भाई, युक्ति हृदयांश, राहुल, संदेश, विकास रंजन, हृदयांश, हाँ भाई सुशीत, आप फटाफट बताइए भाई। राहुल, सफारी पहली बार एप्पल द्वारा कब जारी किया गया? तब आप सोच रहे होंगे सफारी क्या है, तो देखो भैया सफारी जो है एक क्या है? वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। अब वेब ब्राउजर तो आप जानते हैं क्या होता है। वेब ब्राउजर जैसे सफारी वेब ब्राउजर है ना, ऐसे मोजाइला फायरफॉक्स आता है, एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, एक गूगल क्रोम आता है, तो ये सब क्या है? ये सब वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो सफारी को कब जारी किया गया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो कब जारी किया गया था? 2003 में जारी किया गया था, ठीक है। 2003 में देखिए और क्या क्या हो गया था, तो याद करिए जीआई टैग एक्ट लागू हुआ था। जीआई टैग एक्ट लागू हुआ था जो 1999 में आया था। 2003 में ही पहला प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, पहला प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया था, तो ये भी तो याद करना है, ठीक है। हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल जबरदस्त, आर्द्र भूमियों पर हुए, है ना भाई? हाँ लगा कार है, कार वार नहीं है। हाँ ग्रीन पार्क एकदम भैया रविकांत, हाँ अरे भाई वाह, ठीक है ठीक है। आर्द्र भूमियों पर हुए सम्मेलन या रामसर सम्मेलन, देखो भैया आर्द्र भूमियों पर सम्मेलन जो रामसर सम्मेलन हुआ, पहली बात तो आप जानते हैं कि रामसर नाम का स्थान कहां पर है? ईरान में स्थित है। अब देखना ये जो, अगर इसमें हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हुआ कब, लागू कब हुआ और भारत कब शामिल हुआ, इन तीनों में डिफरेंस है, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस है। तो हुआ 1971 में, लागू हुआ 1975 में, और भारत इसमें शामिल हुआ 1982 में। तो इस बात को ध्यान देना है, 1982 में। और अब तो आप देखेंगे कि रामसर साइट्स जो भारत में है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 75 हो गई है, जिसमें से सर्वाधिक 14 रामसर साइट्स कहां पर स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। चलिए हाँ भाई बिल्कुल भाई, युक्ति शानदार भाई। कैलाश, हाँ हाँ बिल्कुल दिलकुश। मुंचुन, हाँ भाई राहुल, हाँ ए भैया मुंचुन, आराम से आराम से आराम से भाई राहुल। चलो, किस वर्ष में यूनेस्को ने योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया? दोस्तों अब जरा देखिएगा ध्यान से, यूनेस्को की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म एक तो याद रखेंगे। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी। तो देखो भैया, हमने कहा कि यूनेस्को के द्वारा कई सारी चीजें, ठीक है। कहा बताएं, आज 2 बार बैटरिया चेंज करनी पड़ी। अच्छा, आज एक बार हमने लाइक वाइक करने के लिए नहीं कहा, तो एकदम मजे से सब आनंद ले रहे हैं एकदम, है ना। वो कहते हैं ना कि कौन सा बाबा जी की बस कथा सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, न ताली बजाना है न लाइक करना है, बस चुप्पे चाप देखे जा रहे हैं। मस्त, कई लोग तो माँ तकिया उकिया लगा के मस्त आराम से बैठे होंगे मजे से, ठीक है। घर में आदेश दे रहे होंगे, मम्मी पानी दो, है ना, बिटिया पानी ले आओ, हैं आराम से। हद है यार, हैं हम चार्ज तो हैं, हम तो चार्ज हैं। चलो देखो, तो 2016 में, अब देखो यूनेस्को द्वारा हमने कहा 14, ठीक है 14, तो 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। देखिए यूनेस्को कई सारी चीजें करता है, जैसे यूनेस्को के द्वारा जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क भी तो जारी किया जाता है, नहीं जारी किया जाता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। और याद करिए जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क जारी किया जाता है उसमें भारत के 6 शहर शामिल कर लिए गए हैं, और छठा शहर कौन सा शामिल किया गया है? तो श्रीनगर शामिल किया गया है ना। तो कुल मिलाकर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में 6 हैं, और इसके द्वारा 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी तो डिक्लेयर किए गए हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो 40वां है वो आप जानते हैं कि कौन सा है? धौलागिरा है। कौन सा है? धौलावीरा है। और धौलावीरा जो कि गुजरात में है, समझ रहे हैं। तो ये वही यूनेस्को है, ठीक है भैया।
यूनेस्को का बहाली कब आता है? दलाई लामा किस वर्ष भारत आए थे? तो भैया बता ही चुके हैं कि 1959 में दलाई लामा भारत आए थे और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शरण दी गई थी इनको। भारत रत्न पुरस्कार कब संस्थापित किया गया था? 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था, आर्टिकल 18 के तहत इसका सृजन हुआ है। ठीक है भैया, हाँ। अब देखिए क्या है इसके बाद, देखिए मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर पृथक आंध्र राज्य कब गठित हुआ? याद करिए, आपको याद होगा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन था? तो देखो भैया आपको बताएं, सबसे पहले तो ये एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था मद्रास। और मद्रास राज्य में कौन कौन से राज्य आया करते थे? मद्रास राज्य में तमिलनाडु, है ना। ये जो मद्रास राज्य है, सबसे पहले तो इसका विभाजन हुआ। कब विभाजन हुआ? तो 1952 में डिसीजन हुआ और 1953 में ये इफेक्टिव हुआ। 1953 में ये इफेक्टिव हुआ, पहली बात। ठीक है, तो मद्रास राज्य का जब विभाजन हुआ तो एक तो मद्रास राज्य रहा और अगला दूसरा राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। तो ये जो आंध्र प्रदेश बना, ये भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। आगे चलकर इस मद्रास का नाम क्या हो गया? नेम चेंज हो गया। और इसका नेम चेंज होकर क्या बन गया? नेम चेंज शायद 1969 या 1973 में हुआ था। मद्रास का नाम बदलकर क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। तो याद रखेंगे, जो आज आप तमिलनाडु देख रहे हैं, तमिलनाडु का नाम क्या हुआ करता था? मद्रास हुआ करता था। और यह आंध्र प्रदेश कब बना? तो आंध्र प्रदेश 1952 में फैसला हुआ, लेकिन एग्जैक्टली ये अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर 1953 को। और याद करिए, इसके लिए जो आंदोलन हुआ था, है ना, कि मद्रास, है ना, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषा के आधार पर, किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा। दरअसल में होता क्या था कि मद्रास राज्य जो था उसमें तमिलनाडु के है ना, तमिल भाषी लोग थे और तेलुगु भाषी लोग थे, दोनों ही थे। ठीक है भैया, दोनों ही थे। तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया। तो 1952, ठीक है भैया, 1952 में फैसला हुआ और 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ? एक अलग राज्य बन गया। और इसके लिए किसने भैया? पोट्टी श्री रामल्लू, गजब का नाम है भैया। पोट्टी श्री रामल्लू जो है, इन्होंने क्या किया था? एक आंदोलन हुआ, उसको लीड किया। इस आंदोलन के पहले आप लोगों को बता दें, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो, कि आज आपकी रीजनिंग की पहली क्लास एएलपी की स्टार्ट हो रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये नाम वाम पढ़ रहे हो, पूरा क्लास पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से। तो भैया मेरी क्लास में भी आ जाना। एएलपी की रीजनिंग की क्लास आज दोपहर 12 बजे से, यानी तुरंत इसके बाद आपकी ये क्लास है, तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रियम जी, मैम आ गए सर। हाँ जी बिल्कुल, बहुत दिनों से छुट्टी पर थी ना, तो पूरा एनर्जी बटोर के लेके आई। हाँ पूरी एनर्जी, 1 महीने की छुट्टी थी, बकायदा हमारा पेपर लगा हुआ था और उसके बाद अब आपका रीजनिंग का सेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो कितने लोग आ रहे हो भाई? जल्दी से बता दो, सर की क्लास मैंने डिस्टर्ब कर दी है, 12 बज गई। सब आ रहे हो? अरे वाह वाह भाई वाह, नहीं देख रही, गजब। तो बस सबको आना है ना, भूलो, बिल्कुल मत भूलियो, बिल्कुल मत भूलियो। तो चलो फिर आप जीके की क्लास कंप्लीट करो और मिलते हैं 12 बजे। ओके, बाय बाय। नाउ स्टार्ट सर। चलो भैया अगला देखा जाए, तो देख लिया जाए फटाफट। तो भैया भारत में पिन कोड, पोस्टल कोड वाला मामला कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1972 से। जो पिन कोड आप देखते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग जो पिन कोड होते हैं, तो 1972 में ये पिन कोड वाला मामला शुरू हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। पिछले साल द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल मिलाकर 10 लोगों को दिया गया था। ठीक है भैया, अब जरा एक बात और बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आप जानते हैं कि भैया सर्वश्रेष्ठ किसको मिलता है? कोच को मिलता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कोच को मिलता है, तो वो भी जानते रहिएगा। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में जारी की गई थी। और याद रखना कि किसको भैया? एक थे महबूब उल हक। कौन भैया? महबूब उल हक पाकिस्तान के थे दोस्तों, और एक भारत के थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था अमर्त्य सेन। क्या नाम था? अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन दोस्तों कहाँ के थे? इंडिया के थे। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर इसको डेवलप किया था। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलकर इसको क्या किया था? डेवलप किया था। आधार क्या होता है इसका? तो इसके आधार क्या होते हैं जरा देखिएगा। तो पहला आधार होता है क्या? पहला होता है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का स्तर। दूसरा होता है स्वास्थ्य का स्तर। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ का स्तर। और तीसरा क्या होता है दोस्तों? तीसरा होता है आपका आय का स्तर। इन्हीं तीनों आधारों पर जारी किया जाता है। लास्ट टाइम जो आया था उसमें नॉर्वे टॉप पर था, नाइजर अंतिम स्थान पर था। ठीक है भैया। भैया नमस्कार सभी साथियों को। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की एक क्लास लाइव हो चुकी है,
दोस्तों आप जानते हैं कि दिवाली का उत्सव है और दिवाली के कहा जाता है कि धूम धड़ाके में और पूरी तरह से दिवाली की खुशियों के बीच ये क्लास है। तो इस क्लास पे आप लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले दोस्त? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की श्रृंखला। आप सभी लोगों को ये दिवाली जो है बिल्कुल पूरे धन दौलत वाली हो, खुशियों वाली हो, एकदम जबरदस्त खूब पैसा वैसा कमाए आप लोग, एकदम गिन ना पाए इतना पैसा कमाए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स, बिल्कुल। तो मॉडर्न फिजिक्स की क्लास एमडी क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे है और ये आप देख रहे होंगे मॉडर्न, बिल्कुल। तो मॉडर्न फिजिक्स में अगर आप जानते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, जिसमें आप जानते हैं भैया फिजन होता है, फ्यूजन होता है। तो ये नाभिकीय विखंडन, ये क्या लिखा हुआ है? होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये रिस्पांस नहीं करता है, नाराज हो जाता है। तो ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, आपको पता होगा ना कि भैया कि मॉडर्न फिजिक्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वो दो प्रकार की होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है भैया? दो प्रकार की होती है, ठीक ना। एक को कहते हैं भैया संलयन, न्यूक्लियर रिएक्शन, और एक को कहते हैं न्यूक्लियर और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। आइए देखते हैं भैया। सभी लोग मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे, हम साफ सफाई घर एकदम पूरा चमका देना है, ठीक ना। तो बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहना है। दिवाली का उत्सव है और एकदम पूरी मस्ती में ही नहीं कि पता चले कि होता है ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मदर्स डे और फादर्स डे व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर मनाना ज्यादा अच्छा उनको लगता है। घर परिवार में मना के क्या होगा, बिल्कुल स्टेटस पे ही मम्मी पापा बहुत खुश है, भैया मांग दिए कि भैया एक गिलास पानी दे दो तो जाओ ले लो। तो ये सारे स्टेटमेंट थोड़े से, अब मौका मिला है घर वालों के साथ रहने का तो बिल्कुल थोड़ा कहना मानिए, साथ में रहिए, जो कह रहे हैं वो कीजिए और बिल्कुल उसी खुशियों के साथ हम लोग को रखना है। तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन की बात आई है। किसकी बात आई है भैया? नाभिकीय संलयन क्या होते हैं? तो आप जानते हैं ना, जहां पर छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़कर बड़े हो जाते हैं। और दूसरा नाभिकीय विखंडन, ये भी आपको पता है ना कि एक बड़ा नाभिक उच्च तापमान पर टूट जाता है। तो ये नाभिकीय विखंडन है और ये नाभिकीय संलयन है। आपको याद रखना है, ये न्यूक्लियर, इसको फ्यूजन का, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। ये न्यूक्लियर फिजन है। नाभिकीय विखंडन है, ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में होता क्या है? तो नाभिकीय संलयन में ये होता है कि छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं। इसमें जैसे हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ के हीलियम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हीलियम। ये कहानी है। जबकि विखंडन में जैसे यूरेनियम है, 92 यूरेनियम 238 है, इसका विखंडन हो जाएगा, टूट जाएगा। छोटे छोटे बेरियम में, क्रिप्टॉन में ये टूट जाएगा। तो ये विखंडन है। तो विखंडन और संलयन में ये है, संलयन में उच्च तापमान पर छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना होता है और विखंडन में क्या होता है? बहुत बढ़िया, गुड। विखंडन में क्या होता है कि उच्च तापमान पर एक नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा मन से रहना है, एकदम जबरदस्त तरीके से लगे रहना है। तो यही बात याद रखनी है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन क्या उदाहरण होता है? सौर, सूर्य, हाँ, सूर्य पर होने वाली अभिक्रिया। जो सूर्य पर होने वाली अभिक्रिया होती है ना, वो कैसी होती है? वो नाभिकीय संलयन वाली होती है। यह अभिक्रिया हमेशा न्यूक्लियर, हाँ, फ्यूजन वाली होती है, नाभिकीय संलयन वाली होती है। और यहां पर नाभिकीय विखंडन के लिए उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो भैया परमाणु बम होता है, एटम बम बोलते हैं, परमाणु बम। बिल्कुल लगे रहेंगे तो मुश्किल, हर मुश्किल आसान होती है। जीवन में अगर हार मान के छोड़ दिए मैदान तो बिल्कुल जंग वही खत्म और जीवन भी वही खत्म। अगर योद्धा बन के लड़ते रहे तो महाराणा प्रताप भी किसी पहाड़ के किनारे बैठे थे, पत्थर के किनारे बैठे थे और देखे थे कि भैया एक मकड़ा जो है बार बार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और फिर वो वापस आए। बस वही कहानी है। तो यहाँ पे वही बात है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है, विखंडन कहलाती है। विखंडन की खोज 1938 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हान ने की थी। किसने की थी? ऑटो हान ने। और उनका सहयोग जो किया था फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने किया था। दूसरी बात, श्रृंखला अभिक्रिया, आप जानते हैं कि जब न्यूट्रॉन की बौछार होती है
तो अगला जो छोटा नाभिक टूटा है बेरियम का या क्रिप्टॉन का, वो और छोटे छोटे नाभिकों में टूटेगा, फिर और न्यूट्रॉन उसको और तोड़ेंगे। ये नाभिक, अब यह अभिक्रिया अगर आगे तक चलती रहेगी तो इसी को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉन को अगर आप पकड़ लिए, न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लिए, तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को आप एकत्रित कर लेते हैं। जैसे श्रृंखला अभिक्रिया के दो प्रकार हैं, यहां पर दिया है, एक को दिया है कंट्रोल्ड, एक को क्या है अनकंट्रोल्ड। तो कंट्रोल्ड नाभिकीय विखंडन नाभिकीय रिएक्टर होता है। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है, जब चाहते हैं जितनी ऊर्जा उत्पन्न करना चाहते हैं फ्यूल को बढ़ा घटा के या न्यूट्रॉन को घटा बढ़ा के हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अनियंत्रित में परमाणु बम होता है। परमाणु बम तो आपको पता ही है ना, सबसे पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हीना। ना से नागासाकी। ना से क्या होता है भैया? नागासाकी। और ही से होता है हिरोशिमा। तो एक तरफ हिरोशिमा है और दूसरी तरफ नागासाकी है। हीना परमाणु बम बिल्कुल अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप जानते हैं 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 की कहानी है। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय और फैट मैन की कहानी। 1945 को 2 परमाणु बम हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए। चलिए, यहाँ पर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और ये भी पता है आपको, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे हम लोग। आज हम लोग सीधा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे आएंगे। और यहाँ जब 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु आपस में जुड़कर एक भारी परमाणु बनाते हैं और अधिक ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न होती है, तो इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम इसी के उदाहरण है। सूर्य की ऊर्जा और हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम को विस्फोट के लिए और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये लेजर का फुल फॉर्म है, अक्सर पूछा जाता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, ए होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ, आप देख रहे होंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर की टेक्नोलॉजी है, लेजर टेक्नोलॉजी, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था? थियोडर एच मैमन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। और यहां मेजर की बात आई है, तो मेजर में माइक्रोवेव वर्ड याद रखना है। एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, थोड़ा सा अंतर है लेजर और मेजर। समुद्र के अंदर अगर भेजना हो तो आपको मेजर रखना है। ठीक है, बिल्कुल। समुद्र के अंदर अगर तरंगों को भेजने के लिए, रोगों के उपचार के लिए मेजर का भी उपयोग किया जाता है। ऐसे एक रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स में आप जानते हैं एक ऑटोमेटेड मशीन होती है जिसको आप कंट्रोल देते हैं, जिसको आप एक प्रोग्राम देते हैं, वही प्रोग्राम उसको रिपीट करता है, बार बार करता रहता है। ऑटो कहते हैं कि इस समय एआई जो है, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर, अगर वो अपने आप से सीख सकता है। सीखने का मतलब है कि वो लोगों के बिहेवियर, लोगों की बातों से सीख कर वो काम कर सकता है। ऐसे ही रडार की बात है, रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है। रडार से भी आप जहाजों के ऊंचाई की बात कर सकते हैं, कहां से आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, इस चीजों को देख सकते हैं। जबकि सोनार के बारे में अगर हम बात करें, सोनार क्या है, तो सोनार देखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। और ये भी समुद्री अन्वेषण, विशेषकर जो समुद्री, आप देख रहे हैं कि समुद्री चार्ट्स का जो निर्माण है, जलपोतों का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। पनडुब्बियों को पनडुब्बियों में सक्रिय रूप से सोनार जो होता है, सक्रिय रूप से वहां काम करता है। किस गहराई में है, किस तल पे है, कहां से कौन आ रहा है, ये सारी जानकारी सोनार लेता रहता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही क्या है? घेघा रोग, कार्बन डेटिंग, परमाणु भट्ठी में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग। सही कथन चुनना है। क्या ये सारे सही हैं? बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं और ये सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 देने हैं और सभी के बारे में आपको बात करना है। ठीक है, चलिए, जैसे एक क्वेश्चन यहां से था कि ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न के सिद्धांत पर की थी। क्या जवाब देंगे आप? बहुत बढ़िया, 12वां क्वेश्चन देखिए। ऑटो हान ने, आज ही इसका जिक्र हुआ, ऑटो हान ने खोज किया था, किस पर आधारित है? बिल्कुल सही जवाब है, जबरदस्त, ऐसे ही जवाब देना है आपको। बिल्कुल नाभिकीय विखंडन होगा, आप जान रहे हैं, नाभिकीय विखंडन होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा इसका सही जवाब? नाभिकीय विखंडन होगा। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संलयन के बारे में क्या है? ये बहुत अधिक तापमान पर कार्य करते हैं, साधारणतया उनकी टोकमाक, आप जानते हैं। कथनों पर विचार कीजिए। फिर लास्ट में कहा है कौन सा सही है? एक तो सही नहीं है। अगर एक सही नहीं है तो इस तीनों में एक आया है, तीनों सही नहीं है, जिसका मतलब दूसरा और तीसरा। एक गलत है, यहां से सी ऑप्शन सही है। ये तरीका होता है ऑप्शन सही करने का, एक को गलत कर दिया
मामला ठीक है। चलिए यहां पर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आप सोचिए एक उपग्रह भेज दिए ऊपर, और ऊपर क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेंगे, या वहीं पर सूरज है, सूरज से ऊर्जा ले लेंगे, सोलर सेल से ऊर्जा ले लेंगे। किससे ले लेंगे? सोलर। बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना है भैया, एकदम अक्कड़ के, तेवर कम नहीं होने चाहिए। दिवाली पर तेवर कम होगा, एकदम मस्त ऐसे ही जबरदस्त। थोड़ा स्माइल करते रहो यार, अरे यार ऐसे काम चलता नहीं है। थोड़ा मुस्कुराते रहेंगे, जितना आप लोग मुस्कुराएंगे, जितना यहाँ कमेंट सेक्शन रन करेगा, उतना ही एनर्जी हमको मिलती है। चलिए यहां पर देखिएगा, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, E+ होता है। मेसान की खोज युकावा ने की थी, बिल्कुल सही है। और मेसान जानते हैं नाभिक के स्थायित्व के लिए काम करते हैं। दोनों बहुत कीमती लाइन है, और इसको याद रखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। मेसान की खोज युकावा ने की थी, इनके भाई क्रुसावा जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किए थे। बहुत सारी बातें आपको एक साथ जोड़ के पढ़ने में होता है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत, और यहाँ पर पैरा यूरेनियम के तत्वों का संश्लेषण। अब ये क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पास ये बच रहे हैं कि इसमें से क्या होगा। इसको चुन के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आंसर वही पिन करके मैं बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है, एनरिको फर्मी है या H.A. बेथे है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। अभी नहीं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। बिल्कुल पूछा है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? आपको क्या लगता है तारों की ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? नाभिक के संयोजन के फलस्वरूप, नाभिक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, गुरुत्वाकर्षण से, विखंडन से, क्या हो सकती है? तारे, बिल्कुल सूरज भी एक तारा है, सबसे पास का तारा है, दिन का तारा है, निकट का तारा है, आप जानते हैं। और यहाँ पर नाभिकीय संयोजन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पर क्या होता है भैया? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के तहत हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भाई, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को 1H1 से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 से, और ट्राइटियम को 1H3 से। तीनों को ऐसे डिनोट करके बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। और यहाँ पर कभी प्रोटियम के साथ जुड़ता है, कभी प्रोटियम ड्यूटेरियम के साथ जुड़ता है, और आपस में जोड़ के भारी नाभिक बनाएंगे, बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। सूरज की ऊर्जा का भी यही स्रोत है, और इसी बिहाफ पर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल, एज ए ईंधन देखा जा रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ समस्या यही है कि विस्फोट के साथ जलता है। और आप तो ये भी जानते हैं ना, बायोडीजल, बायोडीजल के बारे में तो आप जानते हैं। कमेंट करिए, बायोडीजल किस पौधे को कहते हैं? कौन सा पौधा है जिसको हम बायोडीजल के नाम से जानते हैं? जेट्रोफा। बिल्कुल, जेट्रोफा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बायोडीजल। रतन ज्योत इसका दूसरा नाम है। क्या नाम है भैया? ये क्लियर है? पूछा है यहां पर, पूछा है रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आराम से पढ़िए। तुल्यकाली उपग्रह का पता लगाने के लिए। क्या इतना दूर तक रडार के वेव जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करने के लिए, पनडुब्बियों के लिए, पनडुब्बी के लिए भैया अगर रडार लगा देंगे, ये तो हवा में बात करने के लिए, रेडियो रिसीवर से सिग्नल प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? बिल्कुल, वो कितनी तेजी से आ रहा है, वो कितनी ऊंचाई पर है, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान रडार से करते हैं हम लोग कि वो वस्तु कहां पे है, ठीक ना। और बिल्कुल आप जानते हैं, हाँ बिल्कुल, तुल्यकाली उपग्रह नहीं होगा, ठीक ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको देखना है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? स्वतः विकिरण, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, स्कैटरिंग रेडिएशन, एक्साइटेशन रेडिएशन। अब देखिए, लेजर से कंटिन्यूअस, आप जानते हैं जो परावैज्ञानिक किरणें, अगर हम कह दें उसके बारे में, क्या नाम है, बैट चमगादड़ के बारे में, तो चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड जनरेट कर रही होती है, और वो साउंड जो है जिधर जाता है, जिधर से टकरा कर वापस आ जाएगा, उधर वो नहीं उड़ेगी। जिधर से वापस नहीं आता इसका मतलब वहां रास्ता खाली है, वो उसी रास्ते से उड़ के चली जाती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन की श्रृंखला आपके पास है, इसके जवाब आपको देखते रहने हैं, बताते रहने, और दिवाली को बिल्कुल मस्त और जबरदस्त बनाए रखना है। क्या होगा? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन एक अनिवार्य है? बिल्कुल,
आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अनिवार्य तत्व है। बहुत सोच समझ के बताइएगा। मंदक तत्व कौन है ये भी आपको जवाब देना है, और शीतलक कौन है ये भी आपको जवाब देना है, और ईंधन कौन है ये भी आपको जवाब देना है। ईंधन कौन है? ईंधन तो जाहिर सी बात यूरेनियम आप बता देंगे, लेकिन मंदक और शीतलक का भी कमेंट सेक्शन में जवाब इसके साथ आना चाहिए। निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन और जर्कोनियम, क्या जर्कोनियम है, क्या इसको मिलाया जाता है, या टंगस्टन सबसे मजबूत होता है, या निकिल और कोबाल्ट की बात करेंगे? ये जवाब हम देखेंगे। बिल्कुल ऐसे जबरदस्त मुस्कुराते हुए जवाब दीजिएगा। जैसे भारी जल, अभी हमने कहा था शीतलक की बात, तो भारी जल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। भारी जल, जोसेफ प्रिस्टले की कहानी आप जान रहे हैं, ठीक ना। तो भारी जल की खोज किसने की थी, मैं क्या बोलूं, ठीक ना। और यहां से आप जानते हैं जोसेफ प्रिस्टले ने, इसको D2O कहते हैं। और यहां पर आप जानते हैं 2+2 नहीं 4 बोलते, एक के पास 2 तो 2 के पास 4। हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया, ये बात समझ में आई। चलिए इसको देखते रहिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं। नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हमने बोला कि जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो भी मैं दूसरे क्वेश्चन में करा दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए भाई, नाभिकीय ईंधन कौन है? वो जो नाभिकीय संलयन या विखंडन करे। संलयन तो बड़ी मुश्किल चीज है, हाइड्रोजन को एक उच्च तापमान पर जोड़ना। परमाणु बम के ही टूटने से कितना अधिक तापमान जनरेट होता है? अगर हाइड्रोजन बम बनाना हो, हाइड्रोजन बम फोड़ना हो, तो 1-2 परमाणु बम फोड़ने पड़ते, तब वो तापमान उत्पन्न होता है जिससे एक हाइड्रोजन बम को फोड़ा जा सके। आप सोचिए कितना उच्च तापमान चाहिए हाइड्रोजन बम के लिए, तो कितनी विभत्स परिस्थिति है। दिवाली है, दिवाली में पटाखे आप छोड़ें, फुलझड़ियां छोड़ें, ये आपकी खुशी और आपके दुख। अब मैं इसके बारे में कुछ भी कथन नहीं कहा जा सकता, ठीक ना। बस इतना याद रहे कि जो आपके पटाखे रहें, जो आपकी चीजें रहें, वो ज्यादा प्रदूषित ना हो, या हाथ में लेके ना छोड़े। जानवरों की पूंछ, बहुत बार देखा गया जानवरों के पूंछ पे लोग कुत्ते के पूंछ पे बांध देते हैं, फुलझड़ियां बांध देते हैं, और वो जानवर क्या जानता है, आप उसको जला देंगे, वो एक बेतहाशा भागेगा, किसी से लड़ जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, टकरा जाएगा। बच्चे खुशी में, आपसी खुशी के लिए काम कर देते हैं, तो इसको ध्यान से देखा कीजिएगा। पूछा है तो आप जानते हैं यहाँ पर यूरेनियम होता है, यहाँ पर क्या है, यूरेनियम है, बिल्कुल। तो चलिए इसी तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कार्बन डेटिंग में C14, बिल्कुल आप जानते हैं इसमें सही कथन सब है। सही कथन क्या भैया, इसमें सब है। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने की थी, और अकेले नहीं की थी, इन्होंने स्ट्रासमैन के साथ की थी, बिल्कुल स्ट्रासमैन के साथ की थी, ये बात आज ही हुई है। निम्नलिखित में से आइंस्टीन की खोज क्या है? आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी, आपको बताना है, बड़े ध्यान से सोच के बताना है। बहुत आसान सा सवाल है, सभी को इसका जवाब देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? आप दे सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं इस सवाल को, बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में आइंस्टीन की खोज क्या है? रेडियोधर्मिता व एक्सरे किरणें, रेडियोधर्मिता, अपेक्षिकता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या है? तो यहां पर सही जवाब जो है एक्स किरणें, तो रांजन ने खोजी थी, ये रांजन ने खोजी थी, बिल्कुल। तो क्या बनेगा भाई, इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव के साथ साथ आपका अपेक्षिता का सिद्धांत होगा। और प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अगर हम बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बताइए। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई धातु ले लिए, कोई मेटल ले लिए, और इसी मेटल के ऊपर प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ये प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें किसी धातु के ऊपर आपतित हो रही है, तो विकिरण के द्वारा आ रही है। इनके पास ऊर्जा जो है hν है, तो hν ऊर्जा आई, यानी E आएगा, और E जब आएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? वर्क फंक्शन बोलते हैं, कार्य फलन बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और इसी वर्क फंक्शन को E बराबर, आप जानते हैं E को किस में हम लोग चेंज कर सकते हैं? W+φ। W प्लस काइनेटिक एनर्जी समझिएगा, W को φ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं?
ठीक है, तो यहां से आप E बराबर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस आपका हाफ एम बी स्क्वायर, ये बना लीजिएगा। और यहां से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी ले सकते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहां से एच को कॉमन कर लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट आपका बचेगा, इधर आपका काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये पूरी तरह से ये आपके लिए सुटेबल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके बारे में चर्चा किसने की थी, तो जिसके बारे में बिल्कुल आइंस्टीन साहब की चर्चा थी। तो आइंस्टीन साहब का एक और इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं। अच्छा, वहां पर इन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है। एक न्यू नॉट शब्द आता है जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जानते होंगे आप लोग, देहली आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति इसको कहते हैं। बिल्कुल, देहली आवृत्ति क्या है? तो भैया वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी है जिसकी प्रकाश देने पर यह इलेक्ट्रॉन सतह तक आ पाता है। वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, वह आप कहते हैं इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन टू द, या विच फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी की लाइट जब गिवन टू द मेटल, जब मेटल को ही देंगे, क्योंकि मेटल के पास ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए मेटल कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, रिसीव द एनर्जी या मिनिमम एनर्जी जो जिसके पास न्यू नॉट है, थ्रेशोल्ड है, और वही जाके ऊपर जाकर सरफेस से इमिट होगा और वहां से करंट का डेवलपमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया, क्या है? संलयन में काफी उष्मा उत्पन्न होती है। संलयन अभिक्रिया दिन में होती है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। इस वजह से अत्यधिक उच्च तापमान जब देंगे तब जाके दो नाभिक संलयित होगा, तब जाके दो नाभिक आपस में जुड़ेगा, और जब दो नाभिक उच्च तापमान पर आपस में जुड़ेगा तब जाकर यह अभिक्रिया हो पाएगी। इस अभिक्रिया के चांसेस आपके बनेंगे। चलिए, ठीक है। और यहां पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु रिएक्टर क्या है? बताइए परमाणु रिएक्टर क्या है, आपको बताना पड़ेगा। क्या है परमाणु रिएक्टर? आसानी से सभी लोग जवाब दीजिए, इसका क्या बनेगा? बताइए, सीधी सी बात है, परमाणु रिएक्टर के बारे में पूछा है। परमाणु रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर को कहते हैं। परमाणु बम का निर्माण स्थल, भारी जल का तालाब या आणविक भट्ठी, बिल्कुल आणविक भट्ठी को कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर को। भारी जल का तालाब कहां मिलेगा भाई? परमाणु बम का बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। चलिए, पूछा है भारत में प्रचुर मात्रा में। देखिए, भारत में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में नहीं है। भारत में क्या प्रचुर मात्रा में? तो भारत में थोरियम जो है प्रचुर मात्रा में, प्लूटोनियम की भी मात्रा भारत में है, लेकिन भारत में यूरेनियम जो है, इसके लिए आप जानते हैं ना, 123 समझौता ऑस्ट्रेलिया से किया गया था, जिसमें अमेरिका जो था बीच में हस्तक्षेप किया हुआ था। बिल्कुल, जिसमें यूएसए बीच में हस्तक्षेप किया था, ये इसी की डील थी, यूरेनियम की डील थी, और इसी सब चीज़ों के लिए किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये मामला, ये बहुत सारी चीज़ें आती है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए। पीछे का एक क्वेश्चन मैं ट्राई पे दे देता हूँ, देखता हूँ कौन कर पा रहा है। बहुत आसान सा सवाल है, कर लोगे बिल्कुल। ये बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, सिंपल सा जवाब देना। एक क्वेश्चन है, बस एज अ ट्राई के तौर पे दे रहा हूं भाई, बताओ क्या होगा। ठीक है, यहां पे ले लेना, हाँ 4 ओम यहां पे भी ले लेना। अब आपको बताना है कि आर तुल्य क्या है।
आपको बताना है आर तुल्य क्या है और करंट कितना, ये दो जवाब देने हैं। और बिना पेन उठाए अगर आप देते हैं तो लगेगा कि एमडी क्लासेस की टीम ने आपके लिए आपके हित में कुछ काम किया है। और बिल्कुल आपको बताना है क्या होने वाला है, बिल्कुल कर सकते हैं। 2-4 ओम के हैं, सीरीज में है, सीरीज 2 का सीरीज पैरेलल में हुआ है। 4 + 4 कितना होगा, जोड़ के बताइए। 4 और 4 कितने हुए, 8 हुए। ऊपर भी 8 हुए, नीचे भी 8 हुए। 4 और 4 8, 4 और 4 8, 8 ओम हो गया। यानी ये 8 ओम हो गया और ये भी 8 ओम हो गया, ये भी 8 ओम हो गया। दोनों 8 ओम के समानांतर क्रम के साथ इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 ओम के 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 ओम। 8 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4 ओम। और यही 4 ओम जो आया इस 6 के साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के साथ ये 4 जोड़ देंगे तो 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम। और आई निकालेंगे तो आई बराबर आ जाएगा V/R। V 23 वोल्ट है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 2.3 एम्पियर। 2 क्वेश्चन पूछा गया, पहले क्वेश्चन का जवाब कितना होगा, तो भैया 10 होगा। 4 में 4 जोड़े 8, 4 में 4 जोड़े 8। सीरीज में प्रतिरोध जो होता है जल्दी से जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद समानांतर आया। समानांतर में अगर प्रतिरोध समान होता है तो क्या करते हैं बच्चा, एक प्रतिरोध को लिखते हैं और उसमें 2 से भाग दे देते हैं। अगर प्रतिरोध समान हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रतिरोध समान होता है तो क्या करते हैं, अगर प्रतिरोध समान हो और समानांतर में हो तो क्या करते हैं, आर निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो भैया एक प्रतिरोध रखते हैं आर निकालने के लिए। देखिए एक प्रतिरोध रख के संख्या से भाग दे दिए, 8/2 यहां पर आ गया 4 ओम। तो जाहिर सी बात है इस सबका सॉल्व किए, 8 और 8 को तो 4 आया, और ये 4 6 के साथ क्या हो जाएगा, अब आर इक्विवेलेंट आप जोड़ेंगे तो 6 ओम में 4 ओम जुड़ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 10 ओम। ये आर इक्विवेलेंट का मान आया है 10 ओम। आई निकालेंगे तो V/R, और यहाँ पे देख लीजिए V/R आया 2.3 ओम। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद है ये पूरी तरह से ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। आगे के क्वेश्चन, आगे की श्रृंखला आपके पास आती रहेगी। अपनी ऊर्जा ऐसे ही देते रहिएगा और आपका प्यार बना रहे। ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इसको दूसरे श्रृंखला में, दूसरी क्लास में लेके आएंगे। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और इस दिवाली क्या है आपके लिए खास, आप क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं, क्या क्या विशेष सोचा है, बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताइए। कुछ बेहतर क्या कल्पना की है, क्या कुछ और कोई मजेदार घटना कभी दिवाली में आपके साथ हुई हो तो वो भी शेयर कीजिए। जय हिंद सभी साथियों को, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन की फाउंडेशंस को मजबूत करना चाहते हैं और अभी से तैयारी करना चाहते हैं ताकि हजारों आ रही वैकेंसी में जो करोड़ों के बीच आपका कंपटीशन है वो एक बढ़िया तरीके से आप उसमें एक नौकरी ले पाइए, तो एमडी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ चुका है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन कोर्स जिसका नाम है वंदे भारत बैच। आपको लगातार इंतजार था कि सर एमडी क्लासेस का कोर्स कब आएगा, क्योंकि लगातार एनटीपीसी सीबीटी 1 की बात करेंगे, सीबीटी 2 की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, जबरदस्त सफलता मिला और रेलवे में एक विश्वसनीय नाम आपके सामने होकर आया। वंदे भारत बैच की जो क्लासेज होंगी वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे जुड़ पाएंगे वंदे भारत बैच से और दिवाली के एक शानदार डिस्काउंट पे। तो आपके पास दिवाली के ऑफर पे भी आपको ये चीजें जुड़ने का बहुत शानदार मौका मिल रहा है। आपको डाउनलोड करना होगा एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जिसके नीचे भी एमडी क्लासेस लिखा है। यही ऐप आपके पास ओरिजिनल है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, हमने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जब ओपन होगा तो रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा। आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब चीजें डाल के खुद को रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और इस ऐप में बहुत सारी सुविधाएं हैं। आपके पास पेड कोर्सेज में पहला ही कोर्स आपको एएलपी का देखने को मिल जाएगा। आप इसमें बिना कुछ किए बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आपके पास ये ऑफर में 399 में आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी अभी जुड़ सकते हैं क्योंकि क्लासेस तो 1 नवंबर में शुरू होगा, तो अभी कोई क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 नवंबर से शुरू होगी तो आपके पास क्लासेस पर्टिकुलर चलेंगी। टेलीग्राम अभी आपको मिल जाएगा ज्वाइन करने के बाद, जहां पे आप आपस में कई सारी बातें, कई सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। तो अभी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं एक शानदार डिस्काउंट के साथ। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है ना तो आपके पास जो नंबर्स दिए जा रहे हैं इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा ताकि दिवाली के इस ऑफर में अपने आप को तैयारी के रंग में रखिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइज।